दोस्तों, हाल ही के समय में हमारे वैदिक पीरियड से जुड़ी हुई कई सारी मिथ निकलकर सामने आ रही हैं और ये मिथ तब इवॉल्व होती हैं जब साइंस को मिस्ट्री के साथ जोड़ा जाता है, हिस्ट्री को माइथोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है। तो चलिए आज हम वैदिक पीरियड से जुड़ी हुई कुछ मिथ्स को क्लियर करेंगे। जैसे कि कई सारे लोगों का मानना है कि आर्यंस इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए थे, उन लोगों ने माइग्रेशन नहीं किया। वो लोग पहले से ही हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहे थे और हमारा वैदिक कल्चर 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। वहीं दूसरी ओर कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे वैदिक पीरियड का ही हिस्सा है। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है और कितने झूठ हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं दो थॉट्स को कवर करूंगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वीडियो में मैं वेस्टर्न स्कॉलर की थ्योरी को कवर करूंगा कि कैसे सभी वेस्टर्न स्कॉलर्स अपने कुछ पॉइंट सामने रखते हैं और इस बात को साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वही सच्चाई है। वहीं दूसरी ओर इंडियन स्कॉलर पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि हाल ही में हुई सिनोली एक्सकेवेशन साइट की डिस्कवरी के बाद हमारे इंडियन स्कॉलर को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, कुछ ऐसे ब्यूरियल्स मिले हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले हैं जो कि अपने समय से काफ़ी ज़्यादा आगे थे। इनफैक्ट वो एविडेंस वैदिक एज के भी पहले के हैं। लेकिन जो वेस्टर्न स्कॉलर्स बोलते हैं वह पूरी हद तक सही नहीं होता। तो स्टार्टिंग में हम उन सारे पॉइंट्स को जानेंगे जो कि वेस्टर्न थ्योरी को सपोर्ट करता है, और फिर सिनोली की डिस्कवरी के बाद पूरा सीन कैसे चेंज हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक आर्यंस के बारे में कि आर्यंस कहीं बाहर से नहीं आए, वो इंडिया में शुरुआत से ही मौजूद थे। लेकिन मैं बता दूं, ये क्लेम पूरी तरह से गलत है और साइंटिस्ट के पास इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए काफ़ी अच्छे खासे रीजंस हैं। तो मेनली हमारे पास दो एविडेंस हैं कि आर्यंस माइग्रेशन करते हुए हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक पहुँचे। तो सबसे पहला एविडेंस है लिंग्विस्टिक, यानी कि उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज। ऐसा पाया गया है कि जो भाषा यूरोप में बोली जाती है और जो भाषा इंडिया में बोली जाती है उनके कॉमन रूट्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों भाषाओं के कई सारे वर्ड्स, कई सारे शब्द काफ़ी सिमिलर हैं, यहाँ तक कि उनका कॉमन ओरिजिन है। और आप इस बात को काफ़ी अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब भी कोई वर्ड्स, कोई शब्द एक रीजन से दूसरे रीजन में जाता है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, तो सेम वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में आपको रीजन से रीजन चेंज देखने को मिलेंगे। जैसे जब इंडिया ने जीरो का इन्वेंशन किया था तो इसको इंडिया में शून्य बोला जाता था। जब ये मिडिल ईस्ट में पहुंचा तो इसको सिफर बोला जाता था। इटली में इसको जफेरो बोला जाता था। फ्रेंच में इसको जेरो बोला जाता था। और फाइनली इंग्लिश में इसको जीरो बोला जाने लगा। तो ये सब कैसे हुआ? अलग अलग रीजन में सेम वर्ड के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं वो सेम ओरिजिन वाले वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखाता हूँ। लाइक आप इस टेबल को देखिए, हमने 4 भाषाओं को चुना है, इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन और संस्कृत। जैसे भाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर, ग्रीक में बोलते हैं प्रेटर, लैटिन में बोलते हैं फ्रेटर और संस्कृत में बोलते हैं भ्राता। ऐसे ही फादर, ग्रीक में पेटर, लैटिन में प्रेटर और संस्कृत में पिता। ऐसे ही थ्री, ग्रीक में बोला जाता है ट्रिस, लैटिन में बोला जाता है ट्रेस और संस्कृत में बोला जाता है थ्री। तो ये सब सिमिलैरिटी तो थी ही, लेकिन ग्रामर में भी सिमिलैरिटी थी। उदाहरण के लिए इंडियन लैंग्वेज में जो कारक होते हैं, आई थिंक आप सब जानते ही होंगे कि कारक क्या होते हैं। वही कर्ता ने कर्म को करण से। तो संस्कृत में 8 कारक होते हैं। ऐसे ही ओल्ड चर्च सेल्वोनिक, ल्यूथेनियन और ओल्ड अर्मेनियन में 7 कारक होते हैं। लैटिन में 6 होते हैं और ग्रीक और अल्बेनियन में 5 होते हैं। ऐसे ही जर्मेनिक में 4 कारक होते हैं। और ये सब क्या हैं? ये सब है कॉमन फीचर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के। ऐसे ही हमको कई सारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में 3 जेंडर दिखते हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर। और ऐसा भी देखा गया है कि 3 नंबर्स भी होते हैं, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। ये 3 नंबर्स संस्कृत में भी थे, ग्रीक में भी थे, ओल्ड इरिस में भी थे और भी इसी तरह की कई सारी इंडो यूरोपियन भाषा में भी मौजूद थे। और यही कारण है कि इन सब लैंग्वेजेस को एक ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया गया है, जिसको हम बोलते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ऐसा माना जाता है कि जो शुरुआत की इंडो यूरोपियन लैंग्वेज मौजूद थी उनको 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया था।
पहला ग्रुप था सेंटम लैंग्वेज और दूसरा सैटम लैंग्वेज। पहली वाली सेंटम लैंग्वेज को सभी यूरोपियन लैंग्वेज की मदर माना जाता है, मतलब सारी यूरोपियन लैंग्वेज इसी से ही इवॉल्व हुई हैं। और दूसरी वाली सैटम लैंग्वेज, इन्होंने इंडो ईरानियन लैंग्वेज फैमिली को जन्म दिया, जिसमें नॉर्थ इंडियन और मिडिल ईस्टर्न लैंग्वेजेस आती हैं। और इसलिए ये माना जाता है कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप्स ने माइग्रेशन किया। और लिंग्विस्टिक एविडेंस हमको बताती है कि इंडो आर्यंस इंडो ईरानियन वाले ग्रुप में से स्प्लिट हो गए, अलग हो गए थे 1800 से लेके 1500 BC के अराउंड। और इसलिए ज़्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि आर्यंस स्पीकिंग ग्रुप ने माइग्रेशन किया 2000 BC से 1500 BC के काल में। तो ये था पहला एविडेंस कि माइग्रेशन हुआ था। अब दूसरा एविडेंस है जूलॉजिकल एविडेंस। तो घोड़ा यानी कि हॉर्स वैदिक लिटरेचर का एक प्राइमरी एनिमल रहा है, एक इम्पॉर्टेंट एनिमल रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि घोड़े यानी कि हॉर्स शुरुआत से ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मौजूद ही नहीं थे। यहाँ पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कोई भी जंगली घोड़े मौजूद ही नहीं थे। वाइल्ड हॉर्सेस एशिया माइनर में पाए जाते थे और ज़्यादा नंबरों में घोड़ों का इंडिया में एग्जिस्टेंस कुछ सर्टेन टाइम पीरियड में ही पाया गया। और यह वही टाइम पीरियड था जब आर्यंस इंडिया में आए थे। और इसी कारण हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उस टाइम के अराउंड हॉर्स राइडिंग आर्यंस इंडिया में माइग्रेशन करके जरूर आए थे। तो ये थे वो दोनों एविडेंस जो कि इस बात को साबित करते हैं कि आर्यंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में माइग्रेशन करके आए थे, वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुए थे। तो बेसिकली उनकी थ्योरी हमको ये मैनिपुलेट करना चाहती है कि नहीं, घोड़े तो इंडिया में हो ही नहीं सकते, वो आर्यंस ही थे जो कि घोड़ों को लेकर आए थे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर केवल एक ही बात बोलूँगा कि सुनौली के एक्सकेवेशन में हमको ब्यूरियल के साथ ही साथ कैरियोट यानी कि रथ भी मिले हैं। और जो रथ हमको मिले हैं वो उनके टाइम से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। इनफैक्ट उनमें ऐसी डिजाइनिंग की गई थी कि वो किसी वॉरियर सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हों। कॉपर का काफ़ी प्रिसाइज यूज़ किया गया है। इनफैक्ट अगर आप उनके रथ को बाकी की सिविलाइजेशन से कंपेयर करो तो उनके रथ काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। और अगर रथ मौजूद थे तो उस समय घोड़ों को भी होना चाहिए था। और इनफैक्ट आर्यंस के आने से पहले भी इंडिया में घोड़ों का एग्जिस्टेंस था। इसके बारे में अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो हाल ही में लॉन्च हुई डिस्कवरी प्लस की एक डॉक्यूमेंट्री सीक्रेट ऑफ सुनौली को जरूर देखें। उसको देखने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप चाहोगे तो सुनौली पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। चलिए अब हम दूसरे क्लेम की ओर बढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक काल का ही हिस्सा है। तो ये भी पूरी तरह से एक मिथ है, एक झूठ है। वह क्यों, इसके लिए मैं आपके सामने फिर से कुछ पॉइंट्स, फैक्ट और क्लूज रखूंगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ब्रिक्स को बनाना जानते थे, गुम्मों को बनाना जानते थे, लेकिन वैदिक पीरियड के लोग नहीं जानते थे। वैदिक एज के पूरे 1000 सालों के टाइम पीरियड में हमको एक सिंगल ब्रिक का टुकड़ा नहीं मिला। और ये भी माना जाता है कि वैदिक आर्यंस लकड़ी और बबूल के बने हुए घरों में रहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद पहली बिल्डिंग या पहला घर जो कि ब्रिक से बनाया गया था वह बुद्धिस्ट पीरियड में मिला। यहाँ तक कि अशोका काल में स्ट्रक्चर स्टोन और टिम्बर से बनाए जाते थे। पहले ब्रिक का एविडेंस हमको भीतरगांव यूपी के एक टेम्पल में मिला जो कि अराउंड 6th सेंचुरी AD का होगा। दूसरा क्लू है हॉर्सेज यानी कि घोड़े। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि घोड़े वैदिक लिटरेचर के मेन एनिमल थे, लेकिन इंडस वैली के शहरों में हमको घोड़ों का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन एनिमल थे वो उनके आर्ट, स्कल्पचर और सील में डिपिक्टेड हैं। और उनका मेन एनिमल क्या था? बुल, जैसा कि आप इस सील में देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको कुछ और भी जानवर दिख रहे होंगे जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, राइनो और यहाँ तक कि कुछ इमेजिनरी एनिमल्स भी मौजूद थे जैसे कि एक डियर जिसके 3-3 सिर हैं, ऐसे ही एक यूनिकॉर्न जिसका शरीर एक बुल के आकार का है और एक डियर जिसके सिर के ऊपर काफ़ी लंबा सींग मौजूद है। ये कुछ इमेजिनरी एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन है जो कि हमको उनकी सील्स में देखने को मिलता है। और ये चीज़ उस सिविलाइजेशन की इमेजिनरी स्किल को दर्शाती है। लेकिन हॉर्स की हमको एक सिंगल पिक्चर तक नहीं मिली। और यहाँ से ये बात साबित होती है कि हड़प्पा के लोग घोड़ों के बारे में नहीं जानते थे जो कि वैदिक एज का एक कॉमन एनिमल था। अब तीसरा पॉइंट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं है, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की रिटन लैंग्वेज जो कि आपको इन इमेजेस में दिख रही होगी। लेकिन साइंटिस्ट अभी तक इन लैंग्वेज को, इस भाषा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाए।
अभी तक हमको नहीं पता कि इन सील्स में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाली लैंग्वेज हमारी किसी भी मॉडर्न लैंग्वेज से मेल नहीं खाती। हो सकता है कि हमारे आज के कंपैरिजन में उनकी भाषा काफ़ी एडवांस हो, बाकी की चीज़ों की तरह उनकी भाषा काफ़ी एडवांस हो सकती है। वहीं दूसरी ओर बात करें वैदिक एज की, तो वैदिक एज की स्टार्टिंग में कोई भी रिटन लैंग्वेज मौजूद ही नहीं थी। इनफैक्ट ऋग्वेदा को ओरली ट्रांसमिट किया गया श्रुति और स्मृति के द्वारा। श्रुति मतलब सुनना और स्मृति मतलब याद करना। स्टार्टिंग में वैदिक पीरियड में कोई भी रिटन लैंग्वेज मौजूद ही नहीं थी, उसको बाद में इन्वेंट किया गया और फिर वेदों को लिखा गया। तो अब आप बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो काफ़ी एडवांस भाषा मौजूद थी और वैदिक पीरियड की स्टार्टिंग में तो कोई भी लिखे जाने वाली भाषा मौजूद ही नहीं थी। तो इंडस वैली पीरियड वैदिक पीरियड का पार्ट कैसे हो सकता है? ऐसे ही वैदिक लिटरेचर में हमको किसी भी हड़प्पन सिटीज़ का जिक्र नहीं मिलता, ना ही उनके द्वारा बनाए गए किसी भी स्ट्रक्चर का जिक्र देखने को मिलता है, ना ही सिटाडेल, ना ही ग्रैनरीज, ना ही ग्रेट बाथ, किसी का भी जिक्र नहीं है। क्योंकि अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन वैदिक पीरियड का हिस्सा होता तो लिटरेचर में कोई ना कोई तो जिक्र होना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही इन दोनों पीरियड्स के गॉड बिल्कुल डिफरेंट थे। ऐसे ही एक और चीज़, भले ही लॉर्ड शिवा एक नॉन आर्यन गॉड थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में लॉर्ड शिवा के वर्शिप का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि इस बात को साबित करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक पीरियड का हिस्सा नहीं थी। अब कई सारे ग्रुप्स इन सारे पॉइंट्स को गलत बताने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सन 2000 में एक किताब पब्लिश की गई, द डेसिफर्ड इंडस स्क्रिप्ट, जिसमें ऑथर ने ये क्लेम किया है कि उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को डिक्रिप्ट कर लिया है। और उन्होंने यह भी क्लेम किया है कि जो सील्स मौजूद थी उसमें उन्होंने हॉर्स की इमेज को भी ढूंढ लिया है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस किताब में बताए गए क्लेम्स को गलत साबित किया। उन्होंने बताया कि किसी भी लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ साइंटिफिक प्रोसीजर होते हैं, एक सर्टेन एनालिसिस होती है। और इस बुक में जो बताया गया है कि कैसे उन्होंने लैंग्वेज को डिकोड किया, वह किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करती। हो सकता है कि वो खाली ऑथर की इमेजिनेशन हो। ऐसे ही जो हॉर्स सील की डिस्कवरी वाली इमेज है उसको भी सॉल्व कर लिया गया। एक्चुअली ये एक टूटी हुई सील थी जिसको एक साइड से शाइनिंग लाइट के साथ फोटोग्राफ किया गया था, इस तरह से कि शैडो घोड़े की इमेज की तरह लगे। ऐसे ही पशुपति सील को क्लेम करते हुए माना जाता है कि इंडस सिटीज़ में लॉर्ड शिवा की वर्शिप की जाती थी। आप इस इमेज को देखिए, ये है पशुपति सील। आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने इस सील को पशुपति सील का नाम दिया था, मतलब मास्टर्स ऑफ एनिमल, क्योंकि इसमें सेंट्रल फिगर के अराउंड कई सारे एनिमल सराउंडेड हैं। मतलब आप ऐसे ही इन सारे पॉइंट्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वेस्टर्न थ्योरीज एक ही बात कहना चाहती हैं कि जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं वह सारे वेस्ट से ही आए हैं। लेकिन इस बात को कहना कि इंडिया में सारे डेवलपमेंट केवल वेस्ट से ही हुए हैं, वह पूरी तरह से गलत है। ऐसे ही आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिनोली में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। हाँ, बस घोड़ों पर डिबेट चलता हुआ आ रहा है। सभी वेस्टर्न कॉलेजेस ये सवाल उठाते हैं कि आखिर घोड़े कहाँ पर थे। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप एक बार सीक्रेट ऑफ सिनोली एपिसोड को ज़रूर देखें, उससे आपको कई सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। और अगर आप चाहोगे तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ क्लेम्स को जानेंगे। तो आप बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।